नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को साइंस एसके झा सर का साइंस बुक है, उसका ऑब्जेक्टिव वाला उसी बुक को पढ़ाने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, 55 तक क्लास करा दिया गया था, तो हम 55 से ही आज टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, तो आप लोग को अगला क्लास जो अगला वीडियो जो पढ़ाए थे वो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्यारे दोस्तों, कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस करिए प्यारे दोस्तों। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन और एनसीईआरटी से रिलेटेड है। और ये जो बुक है एसके झा सर के जो मार्केट में 5th एडिशन का जो सब्जेक्टिव बुक आया वो तो और बुक जो है धमाल मचा है मार्केट में। प्यारे दोस्तों, उस ज़बरदस्त बुक है, उसमें कंटेंट ज़बरदस्त दिया गया है। अगर आप लोग प्यारे दोस्तों इस बुक को थ्योरी जो है 5th एडिशन का और ऑब्जेक्टिव जो एलपी टेक्नीशियन का निकाला गया है रेलवे एनटीपीसी सब के लिए, तो उस बुक को अगर दोनों को आप पढ़ लेते हैं तो एक भी साइंस से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर 20 क्वेश्चन पूछता है तो 20 में 20 आप जवाब दीजिएगा। भला हो एक आध क्वेश्चन 19 हो जाए, 18 हो जाए, लेकिन 18 प्लस क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, लेकिन आपको हम इस चैनल पर क्या करते हैं, दोनों बुक को हम ख़त्म करने का वादा किए तो करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको भी वादा करके इस पर अड़े रहना है और डेली करना है और स्किप करके नहीं देखना है। अगर स्किप करके अगर आप लोग देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्लास करना आपको बेकार है। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप पढ़ाइए छोड़ दीजिए, क्योंकि स्किप करने से कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पढ़िएगा और दो फिर स्किप कीजिए, अगला पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए स्किप मत कीजिए, आप रेगुलर करिए। ठीक है, बिना स्किप करते हुए आप पढ़ाई करते चलिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा और आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा से जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों 55वें क्वेश्चन से क्या है, जिबरेलिन्स का कार्य है। क्या है जिबरेलिन्स का कार्य? क्या है? ऑप्शन है बीजों के क्या है प्रसुप्ता व्यवस्था को भंग करना, बी बड़े आकार के फल प्राप्त करना, सी पौधों की लंबाई बढ़ाना, डी सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी। 55 का ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। देखिए, चलिए अगला चलते हैं 55 नंबर का, चलते हैं आपको डिस्कशन में। 55 का डिस्कशन है, चलिए 55 नंबर का डी। जिबरेलिन्स हार्मोन्स पौधे के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनते हैं, पौधों के सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, है ना। अगला पॉइंट है, ये पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। कौन? जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स के द्वारा आंतरिक कोशिकाओं की लंबाई तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे क्या कहते हैं, बोल्डिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोल्डिंग कहते हैं। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। आइए 56 नंबर क्या है कि एथिलीन का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है, मादा पुष्पों के विकास में, नर पुष्पों के विकास को संदर्भित करने में, और सभी। तो आपका 56 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। 56 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। चलिए 56 नंबर का क्या? डी हो गया। एथिलीन पौधों की वृद्धि नियामकों का एक समूह है जो एक व्यापक रूप से फलों को पकाने के लिए क्या है उपयोग किया जाता है। क्या हो जाता है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग अधिक फूलों तथा फलों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। अगला है, एथिलीन उपयोग कृषि पद्धतियों में फलों को पकाने, बीज अंकुरित करने के लिए भी किया जाता है। किसका? एथिलीन का प्रयोग। अगला है, यह एक गैसीय हार्मोन है जो अनुप्रस्थ का समय व्यवस्था वृद्धि को उत्तेजित करता है, लेकिन अनुदैर्ध्य जो है क्या है प्यारे दोस्तों? अनुदैर्ध्य क्या है प्यारे दोस्तों? अनुदैर्ध्य मंद करता है। क्या करता है? मंद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 57 नंबर पर आइए। चलिए, क्या है पार्थेनोकोम्पी? क्या है? पार्थेनोकोम्पी
नौकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा निषेचन के साथ जड़ों का विकास, बी हो जाएगा निषेचन के साथ फलों के विकास, सी हो जाएगा निषेचन के बिना जड़ों के विकास, निषेचन के बिना फलों का विकास, है ना। क्या है? पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, निषेचन के बिना फलों के विकास, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं डिस्कशन देखते हैं 57 का। चलिए, क्या है? अंडों के निषेचन के बिना फलों के विकास को पार्थेनोकॉमी कहा जाता है। इस प्रकार से जो फल बनते हैं वे बीज रहित होते हैं, उदाहरण केला, अनानास आदि। ये सब क्या हो जाएगा? चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर आइए। क्या कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है? क्या है? कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। कौन होता है? तो वनस्पति प्रचार होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वनस्पति प्रचार होता है। आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो 58 का सी हो गया। चलिए 58 का सी, तो चलिए देखते हैं। 58 का सी हो जाएगा, कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों की वनस्पति प्रचार, है ना, प्रचार प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है, जैसे आलू के पौधे। क्या है? आलू के पौधे, अदरक के पौधे आदि सब हो जाएगा। ठीक है, आलू के पौधे और अदरक के पौधे आदि हो जाएगा। ठीक है, 59 का 59 नंबर क्वेश्चन, 59 में है कि निषेचन के बाद डैश बीज में विकसित होता है। निषेचन के बाद बीजांड बीज में क्या विकसित होता है? बीजांड बीज में। तो ऑप्शन सी 59 का आरआरबी डी ग्रुप डी में है। तो 59 का क्या हो जाएगा कि निषेचन के बाद डैश बीज में विकसित होता है, बीजांड बीज में। ठीक है, 59 का सी हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में, 59 का सी। चलिए, निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। बीजांड शाब्दिक अर्थ में बीज का अंडा होता है। किसी भी बीज उत्पन्न करने वाला पादप में बीजांड वह संरचनाएं होती है जहां मादा जननात्मक कोशिकाओं का निर्माण एवं भंडारण होता है। ठीक है, अगला अंडाशय। क्या है? अंडाशय यह स्त्री केसर का बढ़ा हुआ बेसल भाग है जहां अंडाणु उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? अंडाणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, पराग को पुष्प के एक नर भाग द्वारा उत्पादित किया जाता है, उसे पुंकेसर कहा जाता है। जायांग का एक फूल का मादा हिस्सा होता है जिसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, 60 नंबर। चलिए अगला है 60 नंबर। प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है? एक कोशिकीय जोड़ा क्या होता है? किए जाते हैं। प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से किसके उपयोग का एक कोशिकीय जीव द्वारा किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? विखंडन द्वारा। ऑप्शन है विखंडन द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है विखंडन। 60 का ए हो जाएगा, 60 का ए, 60 का ए हो जाएगा विखंडन द्वारा। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजुआ कोशिका विभाजन द्वारा समानतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर, 60 नंबर हो गया, तो चलते हैं 60 नंबर के बाद एक और क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? जानवरों में जो है पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है।
तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सिन। क्या है, ऑक्सिन। तो क्या है, ऑक्सिन पौधों में पाया जाने वाला एक क्या हार्मोन है। ऑक्सिन पत्तियों के पृथक्करण, पतली शाखाओं को नष्ट होने से रोकता है, फसलों को गिरने से बचाता है और पौधों का वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंसुलिन। क्या है, मधुसूदनी अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक क्या जंतु हार्मोन है। क्या एक जंतु हार्मोन है। नेक्स्ट थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हर वक्त थकान, कब्ज और वजन बढ़ने जैसे दिक्कत हो सकती है। कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से अगर कमी हो गया है तो क्या थकान, कब्ज और वजन बढ़ने जैसी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। कितना, 61 नंबर, 60 नंबर हो गया था, 61। चलिए 61 नंबर। क्या निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। कौन करता है, तो एब्सिसिक अम्ल करता है। कौन, एब्सिसिक अम्ल करते हैं, ए हो जाएगा। 61 का ए। चलते हैं देखते हैं 61 का ए। 61 का ए हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल वृद्धरोधक कार्य करते हैं, अर्थात यह पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार है। एब्सिसिक अम्ल एपिडर्मिस में रंध्रों स्टोमेटा को बंद होने के लिए उत्तेजित करता है। अगला है एब्सिसिक कोशिका विभाजन को अवरुद्ध करता है या फलों तथा पत्तियों का विलयन गिरने में करने में मदद करता है। ठीक है, अगला 61 का अगला पॉइंट है, यह बीज में निष्क्रियता पैदा करता है और विलुप्त होने और अन्य प्रतिकूल विकास कारकों में सहायक होता है। ठीक है, 61 का। चलते हैं 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन। क्या डैश पादप हार्मोन नहीं है। डैश जो है पादप हार्मोन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो एड्रीनेलिन नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 62 का। क्या हो जाएगा, 62 का ए हो जाएगा। चलिए 62 का ए। क्या एड्रीनेलिन पादप हार्मोन नहीं है। यह मनुष्य के अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। इसे लरो और उरो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, लरो और उरो हार्मोन भी कहते हैं। पादप हार्मोन निम्न है। क्या है, पादप हार्मोन जो है निम्न है। तब क्या हो जाएगा, 62 का ए हो जाएगा। कौन कौन है, तो ऑक्सिन और जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन सब क्या है, एड्रीनेलिन है। ठीक है, चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है कि फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजाते हैं। क्या, फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उगाते हैं, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए आलू, पपीता और केला, बी गन्ना, आलू और केला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूंगफली, सब प्याज सब नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, गन्ना, आलू और केला। गन्ना, आलू और केला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 63 का देखते हैं डिस्कशन। चलिए वनस्पतिक जनन की एक प्रकार का क्या अलैंगिक जनन है जो वनस्पतियों में होता है। वनस्पतिक पद्धति से गन्ना, आलू और केला उपजाते हैं। ठीक है, चलते हैं 64 नंबर। 64 नंबर,
आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, आलू का जो है लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो आपका 64 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, क्या होता है, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म द्वारा, और फाइटोफ्लोरा इन्फेक्टेक्स कवक। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64 का सी हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं डिस्क्रिप्शन, 64 का सी हो जाएगा, 64 का सी। फाइटोफ्लोरा क्या है, फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस कवक के कारण होने वाले लेट ब्लाइट आलू की सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है। ठीक है, क्या है प्यारे दोस्तों, ब्लाइट आलू की सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है जिसके परिणाम स्वरूप उचित नियंत्रण उपाय नहीं अपनाने पर फसल खराब हो जाती है। फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियों की नोक से शुरू होकर उनके किनारों तक गहरे भरे रंग के धब्बे विकसित हो जाते हैं। नम मौसम में धब्बे जल से लथपथ घाव बन जाते हैं। पत्तियों के निचले हिस्से पर एक सफ़ेद कवक का आवरण देखा जा सकता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तभी पत्तियां गिरगती भरे भूरे रंग की हो जाती है और मर जाती है। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर, कितना है, 65 नंबर क्वेश्चन। चलिए 65 नंबर क्या है, आलू भूमिगत, क्या है, आलू जो है भूमिगत रूपांतरित तना होता है। क्या होता है, रूपांतरित तानागत होता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिससे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा प्यारे दोस्तों बताइए। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, कंद कहा जाता है। क्या, कंद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। देखते हैं डिस्क्रिप्शन में 65 क्या है, डी है। आलू एक संशोधित तना है जिसे कंद कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कंद कहा जाता है। संशोधित तने स्टेम ऊतक से प्राप्त होता है। किसे, स्टेम ऊतक से क्या होता है, प्राप्त होता है, स्टेम ऊतक से प्राप्त होता है, जो मृदा की सतह के नीचे मौजूद होते हैं। अन्य भूमिगत तने के उदाहरण में प्याज, हल्दी, अदरक आदि शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। चलिए 66 नंबर आ जाइए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिष्क फलनीय है, क्या अनिष्क फलनीय है, तो आपका केला हो जाएगा। क्या, केला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, केला हो जाएगा। ठीक है, इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे क्या कर रहा है कि केला एक अनिष्कफलित फल है। अनिष्क फलन निषेचन और बीज निर्माण के बिना फल निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्या, एक प्रक्रिया है। चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, कितना, 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर पर चलते हैं प्यारे दोस्तों, 67 आ जाइए। 67 से पहले एक और क्वेश्चन है, उसको हम, है ना, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 67 से पहले एक क्वेश्चन है, क्या है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के मध्य से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उगाना कहा जाता है। किसको कहा जाता है,
तो टिश्यू कल्चर को कहा जाता है। ऑप्शन इज सही है ना। क्या है उत्तक संवर्धन? टिश्यू कल्चर वह क्रिया है, क्या है वह क्रिया है जिससे विविध शारीरिक उत्तक अथवा कोशिकाएं किसी बाह्य ब्राह्म माध्यम में उपयुक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर घोषित की जा सकती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, यह भली भांति ज्ञात है कि शरीर की विविध प्रकार की कोशिकाओं में विविध उत्तेजनाओं के अनुसार उगने और अपने समान अन्य कोशिकाओं को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि पौधों का कौन सा हिस्सा रनर घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है? क्या होता है? पौधों का कौन सा हिस्सा रनर में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है? विशेषीकृत कौन होता है? 67 का हो गया सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ताना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताना हो जाएगा। तो चलते हैं, ताना कैसे? पौधों का कौन सा हिस्सा रतन घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है? तो ताना होता है। 67 का सी। चलिए देखते हैं। सड़सठ का सी, अलैंगिकता यौन आकर्षण की कमी या कम या अनुपस्थिति रुचि या यौन गतिविधियां हैं। इसे और प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है और इसे परिभाषित शर्तों के बजाय एक स्पेक्ट्रम के रूप में देखा जा सकता है। क्या है? स्पेक्ट्रम के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पेड़ हर फसल चक्र के बाद बारी बारी से मिट्टी पर उगाए जाते थे। इस अभ्यास से मिट्टी को नष्ट कर दिया और मिट्टी के स्वास्थ्य की बहाल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है 68 नंबर। 68 का क्वेश्चन चलते हैं। क्या है? 68 नंबर पर आइए। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का जो है प्रजनन वो अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार के प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक प्रजनन। कौन? ऑप्शन सी। 68 का सी हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लैंगिक हो जाएगा। क्या? लैंगिक। चलिए अगला देखते हैं 68 का। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चलिए डिस्कशन आ गया 68 का। क्या निषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता पैदा करता है? लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन शामिल होता है, जिसका अर्थ है कि एक कोशिका का अपने डीएनए को दुगना करना, जीन का फेरबदल करना और डीएनए का विभाजित करना। ठीक है, तो चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। तो कितना है? 68 69। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक 69 था। ठीक है, चलते हैं 69 नंबर चैप्टर पर। चलिए 69 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? क्या है कि कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो कौन करता है? ब्रायोफाइलम, गुलाब, इमली, ब्रायोफाइटा। कौन करता है बताइए कमेंट बॉक्स। कौन करता है? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, गुलाब। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है कि कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो गुलाब के तने के पौधे से प्रजनन करता है। ठीक है, 69 का डी हो गया। चलते हैं देखते हैं इसका डिस्कशन। 69 ठीक है, आइए 69 को देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है 69?
तो 69 का है कि अधिकांश गुलाब की किस्में तने, क्या है प्यारे दोस्तों, किस्में जो है तने की कटाई से आसानी से प्रजनन करती है। पादप प्रजनन यौन या अलैंगिक प्रजनन द्वारा पूरा किया जाता है। एक फूल के नर भाग को पुंकेसर के रूप में जाना जाता है। एक बीज पौधे के फूल में पुंकेसर को सामूहिक रूप से एंड्रोजियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक स्वस्थ उत्पादक तने से कटाई अपनी मूल प्रणाली का उत्पादन कर सकती है और जल्दी से नए फूलों की झाड़ी में विकसित हो सकती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, 69 हो गया, 70 पे चलिए 70 नंबर क्वेश्चन नंबर 70 पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश में क्या पाया जाता है? ब्रह्मदल, परागकण, अंडक, बीजांड। तो क्या हो जाएगा? परागकण हो जाएगा। पराग कोश में परागकण पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है 70 का। देख लेते हैं 70 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आवृत्त बीजी के लैंगिक प्रजनन भाग क्या है? आवृत्त बीजी के लैंगिक प्रजनन भाग को फूल कहा जाता है। वह वानस्पतिक चरण के पूरा होने के बाद विकसित होता है। पराग कोश में परागण होते हैं जिनमें नए युग्मक होते हैं। इन परागकणों को स्त्री केसर के एक भाग पर जाने की आवश्यकता होती है, जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। पुंकेसर परागकोश को सहारा देता है। ठीक है, क्या होता है? सहारा देता है। तो चलते हैं 71 नंबर 71 नंबर पाइए। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक परागकण की क्रिया होती है। सबसे अधिक परागकण की क्रिया कहाँ होती है? तो कीट द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीट द्वारा। सबसे अधिक परागकण की क्रिया होती है कीट द्वारा। तो आपका ऑप्शन 71 का बी हो जाएगा। 71 का बी सही है। क्या है? कीट के द्वारा सबसे अधिक परागकण क्रिया होती है। विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ, तितलियाँ, पतंगे, ये सभी मुख्यतः परागकणकर्ता कीट हैं। ठीक है, अगला परागकण एक पौधे के परागकोश से पौधे के वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण है, जो बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो अक्सर किसी वाहक जैसे वायु, जल अथवा पशुओं द्वारा संपन्न होता है। परागकण अक्सर एक प्रजाति के भीतर होता है। क्या होता है? अक्सर क्या है? प्रजाति के भीतर होता है। तो 71 का बी हो गया। चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या है? 72 नंबर परागकण की ब्राह्मण भित्ति को कहते हैं। क्या है? ब्राह्मण भित्ति को क्या कहा जाता है? तो ब्राह्मणचोल कहा जाता है। क्या? ब्राह्मणचोल। ए 72 का क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ब्राह्मणचोल कहा जाता है। 72 का ए क्या होगा? 72 का ए। चलिए ब्राह्मणचोल कहा जाता है। क्या है? परागकण के ब्राह्मण भित्ति भाग क्या है? ब्राह्मणचोल कहलाती है। परागकण नए जनन भाग है। परागकण में 2 शुक्राणु होते हैं। कितने? 2 होते हैं। ब्राह्मण भित्ति स्प्रोपोलोनिन की तथा अतः क्या है? भित्ति पैक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है। परागकण की बाहरी मोटी दीवार को एक्साइन
और भीतरी पतली दीवार को क्या है ईटिन किया जाता है। बाहरी दीवार परागकण को सुरक्षा और समर्थन प्रदान करता है, जबकि आंतरिक दीवार पराग के अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्यारे दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 73 नंबर क्वेश्चन इधर होगा। ठीक है, 73 नंबर यहाँ है। चलिए पहले 73 से पहले एक और क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 73 को देखेंगे। चलिए क्या है प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक की जीव कौन से थे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन थे। तो ऑप्शन ए जीवाणु, बी ब्रायोफाइटा, सी हरा सवाल, डी क्या है साइनोबैक्टीरिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, है ना। साइनोबैक्टीरिया जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाशक संश्लेषक जीव कौन से थे। तो डायनोबैक्टीरिया थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है इसी का आंसर है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो है साइनोबैक्टीरिया है। क्या है साइनोबैक्टीरिया है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों, अगला क्या है कि साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आता है। वे प्रोकैरियोटिक है और इनमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है। इसमें क्या है केंद्रीय झिल्ली नहीं होता है साइनोबैक्टीरिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन है 73 नंबर। क्या है प्यारे दोस्तों 73 नंबर 73। क्या है 73 नंबर क्वेश्चन। क्या है निम्न में से कौन सा एकमात्र कथन सही है। ठीक है, नहीं। चलिए क्या है प्यारे दोस्तों निम्न में से कौन सा एकमात्र कथन सही है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा पौधों अपनी पत्तियों में भोजन मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। क्या करते हैं, भोजन जो है मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा, है ना। 73 का ये हो जाएगा। 73 का ए हो गया आंसर। क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, पौधों अपनी पत्तियों में भोजन मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। क्या है मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर 74 अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया किस में होता है, ग्रेना में, स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका 74 का क्या आंसर हो जाएगा प्यारे, क्या है 74 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 74 का बी हो गया, स्ट्रोमा हो गया। क्या हो गया, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। चलते हैं इसको देखते हैं हम डिस्क्रिप्शन में, है ना। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। कितना 73 न था, 73 था। डिस्कशन 74 आ गया। 73 तो बता ही दिए थे। आते हैं 74। क्या अप्रकाशित अभिक्रिया पौधे की हरी पत्तियों में हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अप्रकाशित अभिक्रिया में CO2 क्या है उपाचन के द्वारा ग्लूकोज अर्थात खाद्य पदार्थ का क्या है निर्माण होता है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन। चलिए नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक है। नाइट्रोजन जो है यौगिकीकरण में सहायक है। तो कौन है, राइजोबियम जीवाणु, नॉस्टॉक,
एनाबीना और सभी, तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 75 का डी हो जाएगा, 75 का डी क्या है, 75 का डी, चलिए ठीक है, 75 का डी हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए बीन्स या दलों की फसल सहायक होती है। इनकी जड़ों में पाए जाने वाला क्या, सिवियारिक बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। किसमें, नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो क्या हो जाएगा, 75 का डी आंसर था। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 76 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ, 76 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। पुष्प के मध्य में स्थित जो है डैश मादा प्रजनन भाग होता है। डैश मादा जो है प्रजनन भाग होता है। 76 का क्या हो जाएगा, पुष्प के मध्य में स्थित क्या है, ये आंसर हो जाएगा अंडप। पुष्प के मध्य में स्थित अंडप मादा प्रजनन भाग होता है। अंडप मादा प्रजनन भाग होता है। चलते हैं 77 नंबर, 76 नंबर का डिस्कशन देख लेते हैं। 76 नंबर का डिस्कशन, चलिए 76 नंबर, पुष्प के मध्य में स्थित क्या है, अंडप मादा प्रजनन का भार होता है। ठीक है, अगला है पुष्प के भाग, ब्राह्म, दलपुंज, पुंमग, नर, जयांग और मादा। ठीक है, चलिए पुंकेसर पुरुष का भाग है। ब्राह्म दलपुंज के हरे रंग का है। दलपुंज कीट को परागण के लिए आकर्षित करता है और डी जो है परागण का वार्तिका तक पहुंचाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर पर आइए। 77 नंबर है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, क्या है, पालिनोलॉजी। तो क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाएगा। ए 77 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 77 का ए आपका राइट आंसर, 77 का ए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। पुरुषों को अध्ययन एंथोलॉजी करता है। क्या कहलाता है, पुरुषों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पौधों और जानवरों में जीवन चक्र की घटनाओं के समय का क्या अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, पालिनोलॉजी, पराग कणों की बीजाणुओं और सूक्ष्म क्या है, प्लैंक्टोनिक जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 77 का ए हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 78 नंबर, 75 हो गया। क्या है, 78, वे पौधे क्या है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं। तो कभी पुष्प नहीं बनते हैं किस में, चलिए 78 का क्या हो जाएगा, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वो क्या कहलाता है, तो क्रिप्टोगेम्स कहलाता है। क्या, क्रिप्टोगेम्स कहलाता है। सी हो जाएगा आपका करेक्ट, 78 का सी हो गया। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जो फूलों के बीजों के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ये गैर संवहनी होते हैं। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम की कमी होती है। जाइलम तथा फ्लोएम की कमी होती है। ठीक है, अगर उदाहरण फर्न, मॉस, लाइकेन, सवाल, ये सब उदाहरण एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में नगण्य बीज होते हैं। जिम्नोस्पर्म में नगण्य बीज होते हैं
और एंजियोस्पर्म में संलग्न बीज होते हैं। क्या है? संलग्न बीज होते हैं। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों 79 नंबर, ये हो गया 78 का 79 नंबर क्वेश्चन। 79 का 79 क्या पूर्ण पुष्प में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 79 का क्या है? पूर्ण पुष्प में पाया जाता है क्या? सभी चारों चक्र है ना, पुमंग एवं जयांग, भ्रामदल एवं दलपुंज और दलपुंज एवं जयांग। तो आपका सभी चारों चक्र इसमें पाया जाता है। ठीक है, 79 में। 79 का आंसर देखते हैं। 79 का आंसर ठीक है, सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में 4 मुख्य भाग बाह्य दल पुंज और दलपुंज दोनों सहायक अंग तथा क्या पुमंग एवं जयांग दोनों आवश्यक अंग उपस्थित होते हैं। पूर्ण पुष्प तथा अधूरे पुष्प के बीच के अंतर क्या है? तो पूर्ण पुष्प और क्या अधूरे पुष्प, जिस फूल के चारों भाग होते हैं उसे पूर्ण फूल क्या है कहते हैं। जैसे गुलाब। क्या है आगे? अधूरे। क्या है? अधूरे पुष्प, इसमें पूर्ण पुष्प के भाग में से एक या अधिक भागों का अभाव होता है, उसे अधूरे पुष्प कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 80 चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि जो है इससे होती है। किससे होती है? तो बताइए क्या है प्यारे दोस्तों? 80 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, पार्श्व विभुज्योतक हो जाएगा। क्या है? पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, तो पार्श्व विभुज्योतक से होता है। बी आपका करेक्ट आंसर। बी आपका बी क्या हो जाएगा? आपका सी और डी हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया है। क्या हो जाएगा? बी यहाँ आंसर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? सी अंतर्वेशी विभुज्योतक और डी हो जाएगा बी, सी और डी होगा। ठीक है, 80 का चलते देखते हैं। 80 का डिस्कशन 80 का है। 80 क्या पौधों में प्राथमिक वृद्धि अधिक विभुज्योतक तथा शीर्ष विभुज्योतक के द्वारा होता है? अगला अंतर्वेशी विभुज्योतक ग्रोथ या क्रेज के आधार पर होता है। ग्रोथ या क्रेज के आधार पर होता है। उनके मुख्य कार्य संयंत्र के उन हिस्सों को विकास प्रदान करते हैं जहां वे मौजूद होते हैं। शीर्ष विभुज्योतक संयंत्र के शीर्ष पर स्थित होते हैं, है ना, स्थित क्षेत्र हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है? विभुज्योति के प्रकार और विवरण। पार्श्व विभुज्योतक क्या है? इसके कारण जड़ एवं तनों का क्या है? विकास होता है। आगे अंतर्वेशी विभुज्योतक, यह कुछ क्या तंतुओं में मौजूद होता है। यह भ्रमण और ग्रंथ की वृद्धि में मदद करता है। यह बढ़ाते हुए क्या है प्यारे दोस्तों? वह क्या है? यह भ्रमण ग्रंथि की वृद्धि में मदद करता है। यह बढ़ते हुए शीर्ष के तने में और पंक्तियों में मौजूद होती है। चलिए नेक्स्ट। चलिए क्या है प्यारे दोस्तों? 81 द्वितीयक वृद्धि में पौधे हैं। द्वितीयक वृद्धि में पौधे क्या है? क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो कौन हो जाएगा? ब्रायोफाइटम। क्या है? ब्रायोफाइलम। ये आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइलम हो जाएगा। ठीक है, 69 का सॉरी 69 पढ़ा दिए। ठीक है, हमको 81 पढ़ाना था। क्या है? 81 पढ़ाना है, हम 69 पढ़ा दिए। ठीक है, 81 पढ़ाना था।
क्या हो जाएगा, द्वितीयक वृद्धि में पौधे क्या है, मोटाई में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं। 81 का ए, 81 का ए, 81 का ए है ना। द्वितीयक वृद्धि में पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं। पार्श्व विभेदक उत्तर पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधों में द्वितीयक वृद्धि जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण करती है। द्वितीयक वृद्धि कई और गैर लकड़ी वाले पौधों में भी होता, जैसे टमाटर, आलू, कंद, गाजर, मूसला जड़ और शकरकंद जड़, ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है प्यारे दोस्तों, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो 17। कितने, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो 17। तो 82 का सी हो जाएगा, 82 का सी, 82 का सी। ठीक है, क्या पौधों की वृद्धि के लिए 17 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें किसी एक तत्व की कमी होने पर पैदावार पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भरपूर फसल नहीं मिलती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पौधे हवा जल से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। चलिए आगे 83 नंबर क्वेश्चन। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, क्या पौधों में वृद्धि होती है। पौधों में वृद्धि क्या होती है, पौधों में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत केवल निश्चित अवधि तक रुक कर जीवन भर ब्राह्मण त्वचा द्वार। 83 का पौधों में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत के द्वारा, किसके पर्यंत के द्वारा, जीवन पर्यंत के द्वारा। 83 का एक और एक आंसर, चलते हैं देखते हैं 83 का डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। डिस्कशन, पौधे में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। पौधों की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्या है, तत्वों बोरॉन, जस्ता, मैग्नीज, लोह, तांबा क्या मोल्टीडेन पोलोरिन के रूप में परिभाषित 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, पौधों को उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए CHON, PSK, CAMG, FE, MN, CUZN, BCL क्या है आवश्यक एवं क्या है मोलिब्डेनम होता है ना। नेक्स्ट चलिए 84 नंबर 3 क्वेश्चन और बची है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन, बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प है। रिक्त स्थान में सबसे क्या है, उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, उससे नहीं होते हैं, उससे डैश समूह से संबंधित है। किस समूह से संबंधित है प्यारे दोस्तों, क्या है अगला, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर के रूप में जाना जाता है। इनमें वास्तविक मूल तथा तना पत्तियां नहीं होती हैं। ब्रायोफाइटा एक गैर संवहनीय पौधा है जो बीज रहित होती है। ये सामान्यतः स्थलीय आर्द्र स्थलों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में अच्छी तरह से विकसित जड़, तना तथा पत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें मूल और फल नहीं लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थैलोफाइटा वर्ग के पौधों में संवहनीय ऊतक नहीं होते हैं, इसलिए ये आमतौर पर नाम स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, इसलिए आमतौर पर नए स्थानों में पाए जाते हैं। उदाहरण कवक और शैवाल, क्या हो जाएगा, कवक और शैवाल। चलते हैं कहाँ तक हो गया प्यारे दोस्तों, 85 नंबर क्वेश्चन। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है,
पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? कौन आते हैं प्यारे दोस्तों? 50 कौन आते हैं प्यारे दोस्तों? तो 85 पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रक संरचना वाले पादप आते हैं? तो बी थैलोफाइटा। क्या? थैलोफाइटा हो जाएगा आपका सही आंसर, थैलोफाइटा। 85 का बी। देखते हैं डिस्क्रिप्शन। 85 का बी हो गया। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों में संवहनी उत्तक नहीं पाया जाता है। यह नमी युक्त स्थान पर पाया जाता है। क्या है? नमी युक्त स्थान पर पाए जाते हैं। थैलोफाइटस में एक गुप्त प्रजनन प्रणाली होती है, इसलिए उन्हें क्रिप्टोगेम्स कुल के हिस्सों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें साधारण केंद्रीय संरचना पाई जाती है। चलिए आगे। थैलोफाइटा पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियों से विभेदित नहीं होता है। इन्हें आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में वास्तविक जड़, पुष्प तथा बीज का अभाव होता है। ठीक है, अगला। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में नहीं बल्कि छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली नगण्य अवस्था में होता है। ठीक है, चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 86 नंबर क्वेश्चन। आइए 86 नंबर, 84 है क्या? 85 86 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 85 है 86 नंबर। क्या कह रहा है कि बी? सॉरी, ये तो आंसर है। 86 नंबर क्वेश्चन पर चल रहा है। चलिए, डैश समूह के पौधों को समांतर शैवाल कहा जाता है। डैश समूह के पौधों को समांतर क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। डैश समूह के पौधों को समांतर शैवाल कहा जाता है। किसको? जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। आपका सही जवाब है थैलोफाइटा, बी। क्या होगा? थैलोफाइटा, बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका डिस्कशन। ठीक है, तो 86 का आ जाइए, यहाँ आ गया। क्या थैलोफाइटा पौधों का शरीर जड़, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है? इन्हें आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। क्या टेरिडोफाइटा संवहन के लिए एक विशेष उत्तक होने के अलावा पौधे के शरीर को जड़, तना तथा पत्तियों में क्या विभेदित किया जाता है? जिम्नोस्पर्म नगण्य बीज वाले पौधे होते हैं। ब्रायोफाइटा, क्या है? ब्रायोफाइटा जड़, तनों तथा पत्तियों की बनावट में विभिन्नता दिखाते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन 87 का। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बुक का। ठीक है, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है ब्रायोफाइटा नहीं है? एक ब्रायोफाइटा नहीं तो कौन? मार्केंसिया, क्या है? फ्यूनेरिया, कार। कौन सा नहीं है 87 का? प्यारे दोस्तों, आपका 87 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? क्या है? एक ब्रायोफाइटा नहीं है तो कौन नहीं है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए मार्केंसिया, क्या है? मार्केंसिया, बी रिक्सिया, सी फ्यूनेरिया, डी कारा। क्या? कारा। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, कारा, है ना। कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? तो कारा। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 87 का लास्ट क्वेश्चन। क्या है? कारा ब्रायोफाइटा नहीं है बल्कि यह एक हरा शैवाल है जो झीलों और मीठे पानी या तालाबों में पाया जाता है। ठीक है, आगे। बीज वाले पौधों की तुलना में ब्रायोफाइटा अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। अगला, मार्केंसिया तथा फ्यूनेरिया क्रिप्टोगैम्स वर्ग के पौधे हैं, जबकि रिक्सिया लीवर हॉट वर्ग के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा? 87 का आपका डी सही आंसर हो जाएगा। 87 का क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
87 का डी हो जाएगा कारा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप लोग को कैसा लगा ये क्वेश्चन, तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए अपना। और प्यारे दोस्तों इसका अगर PDF अगर फ्री में पाना चाहते हैं, लेना चाह रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग जाके जुड़ जाइए। और जुड़ जाने के बाद आपको यहाँ से आप क्लास भी कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, PDF या इसका इमेज मिल जाएगा, फ़ोटो। ठीक है, तो आप जाइए टेलीग्राम से जुड़िए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए प्यारे दोस्तों, और शेयर कीजिएगा, ताकि किसी भी गरीब बच्चे जो है असहाय पढ़ने में लिखने में, उसको पैसा नहीं है बुक खरीदने के लिए, और उसको फ्री में मिल जाए बुक और क्लास भी, तो इससे बेहतर क्या है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो को इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।